हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के चलते राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने 7 राज्यों में रिक्तियों को अधिसूचित भी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें हरियाणा में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी लड़ाई दिख सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में भी राज्यसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी होंगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसे लेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल से अनबन की खबरें भी आईं। भुजबल ने एक बयान में ये कहा भी, हालांकि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन वो सुनेत्रा पवार के नामांकन से नाराज नहीं हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें खाली हुई हैं, कौन से राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसे सांसदों की संख्या कितनी है। इसके साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि खाली सीटों पर उपचुनाव कब कब होना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने राज्यसभा सांसद बन गए हैं। लोकसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इन खाली सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो सीटें खाली हुई हैं उनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट शामिल है। अब इस अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग राज्यसभा में इन खाली सीटों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। भाजपा नेता को केंद्र की मोदी कैबिनेट में दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले अब लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। मुंबई उत्तर सीट से जीते पीयूष गोयल को मोदी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरे नेता उदयन राजे भोसले सतारा से लोकसभा सांसद चुन लिए गए हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। पहले वो हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे। इसके अलावा बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर भी लोकसभा सांसद बन गए हैं और असम से कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल भी लोकसभा सांसद चुने गए हैं। राज्यसभा के केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव भी लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में राज्यसभा के लिए चुनाव होगा और किसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिन 7 राज्यों की 10 सीटों पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है उनमें 7 सीटें भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के पास थी और कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के आसानी से जीत हासिल करने की संभावना बन गई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए की पर्याप्त संख्या होने पर उसके 2 उम्मीदवार अपनी अपनी सीट जीत जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव पर अब सबकी नजरें टिकी होंगी। हालांकि हरियाणा में खाली हुई सीट के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए गणित क्या है, जहां बीजेपी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा कांग्रेस से। जिन राज्यों से राज्यसभा चुनाव होगा उनमें हरियाणा की लड़ाई सबसे दिलचस्प होगी। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक के सांसद चुने जाने के कारण जरूरी हो गया है। 90 सदस्यीय विधानसभा अब 87 सदस्यों की रह गई है। पार्टीवार अगर हम ताकत पर गौर करें तो भाजपा के पास अपने 41 विधायक हैं और इनके अलावा 2 विधायकों और निर्दलीय नयनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा के समर्थन के साथ बीजेपी के पास 43 सीटें हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ गौर करें तो इधर 44 विधायक दिखाई देते हैं। इनमें कांग्रेस के 29 विधायक, जननायक जनता पार्टी के 10 और 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान। चौथे निर्दलीय बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान ने पहले ही बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन अब कर दिया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ना तो भाजपा को और ना ही कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब बात करें इनेलो के अभय चौटाला की, तो अभी तक किसी भी पार्टी को समर्थन देने की उन्होंने भी घोषणा नहीं की है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर उसे सभी विपक्षी विधायकों का समर्थन मिल जाए तो वो भाजपा से चुनाव जीत सकती है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल भाजपा की तरफ 43 और विपक्ष की तरफ 44 सदस्यों के मामले में 10 विधायकों वाली जजपा यानी कि जेजेपी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कुछ विधायकों की पार्टी से नाराजगी की खबरें भी आती रही हैं। जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। जेजेपी ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को चिट्ठी लिखकर इन दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी शतरंज में बाजी कौन मारता है। आइए अब समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र का सियासी गणित क्या कहता है। तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के लोकसभा में निर्वाचित होने की वजह से 2 राज्यसभा की सीटें महाराष्ट्र से खाली हो गई हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के पास पर्याप्त संख्या बल है और इसके बावजूद विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारने की स्थिति में यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से एनडीए के घटक दलों में शिवसेना और एनसीपी में नाराजगी के सुर दिखाई देने लगे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कौन बाजी मारता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।